सर डबल टैक्सेशन रिलीफ क्या होता है? सबसे पहले समझना प्रॉब्लम क्या होती है राजा। प्रॉब्लम ये होता है कि इंडिया में टैक्स दो तरीके से लगता है। सबसे पहला टैक्स होता है रेसिडेंट रूल पे, दूसरा टैक्सेशन होता है आपके सोर्स रूल पे। दोनों में फर्क क्या है सर? मतलब आप अगर रेसिडेंट हो, अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो गए, पैसा तुम इंडिया में कमा रहे हो, इंडिया के बाहर कमा रहे हो, किधर भी कमा रहे हो, तुम्हारा ग्लोबल इनकम जो होता है वो टैक्सेबल हो जाता है क्योंकि तुम इंडिया के रेसिडेंट हो। दूसरी तरफ सर अगर आप इंडिया के रेसिडेंट नहीं हो और अगर आप इंडिया में आके कमा रहे हो, आपके इनकम का सोर्स इंडिया है, तो उस पर भी आपको इंडिया में क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं सर, ये ग्लोबली हर जगह यही होता है कि टैक्सेशन दो तरीके से होता है, एक तो रेसिडेंट रूल से और एक सोर्स रूल से। प्रॉब्लम कहां पे आती है सर? एक प्रॉब्लम तब आती है कि अगर मैं गया और यूएस में मैंने टीचिंग करके मैंने 50 लाख रुपए कमा लिए। अब उस 50 लाख रुपए पे यूएस बोल रहा है मैं टैक्स लूंगा, इंडिया बोल रहा है मैं टैक्स लूंगा। क्यों सर? इंडिया क्यों टैक्स लेगा? क्योंकि मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं और यूएस मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये दोनों कह रहे हैं मैं टैक्स लूंगा। अब उसमें हो क्या रहा है? मान लो अगर 40% टैक्स यूएस ने ले लिया और 40% टैक्स इंडिया ने ले लिया, तो मैं क्या 20% कमाने के लिए काम कर रहा हूं क्या? नहीं ना सर। तो इसलिए क्या जरूरी है कि जो भी मैंने कमाया है उस पे दो अलग अलग जगह टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, वरना मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा, मैं इंडिया के बाहर जाके नहीं कमाऊंगा। और सिमिलरली इंडिया के बाहर से आके कोई इंडिया में नहीं कमाएगा, तो दोनों कंट्रीज का नुकसान है सर। इसलिए दोनों कंट्रीज ने आपस में डिसाइड किया कि भैया देखो डबल टैक्सेशन को रोकते हैं। तू मेरे वाले का मत लेना, मैं तेरे वाले का नहीं रहूंगा। इससे क्या होगा? डबल टैक्सेशन अवॉइड हो जाएगा। और डबल टैक्सेशन अवॉइड हो जाएगा ना, तो जो कमाने वाला है वो खुश रहेगा। ये सोच करके इनको एक चैप्टर बनाना पड़ा जिसका नाम है सर डबल टैक्सेशन रिलीफ। अब सर डबल टैक्सेशन रिलीफ में रिलीफ देने का इन्होंने दो मेथड निकाला सर। दो मेथड क्या है? पहला मेथड है बाइलैटरल रिलीफ, दूसरा मेथड है यूनिलैटरल रिलीफ। पहला क्या है? बाइलैटरल, दूसरा है यूनिलैटरल। सर बाइलैटरल रिलीफ मतलब क्या? ये वाले मेरे एग्जांपल में इंडिया और यूएस दोनों जगह टैक्स लग रहे हैं, राइट? तो बाइलैटरल रिलीफ में दोनों जगह दोनों तरफ से सपोर्ट रहेगा। यूएस भी सपोर्ट करेगा, इंडिया भी सपोर्ट करेगा। कैसे सर? इन दोनों के बीच में एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट बनेगा और उस एग्रीमेंट में लिखा रहेगा कि या तो हम एग्जेम्पशन मेथड देंगे या फिर हम टैक्स क्रेडिट मेथड देंगे। दोनों का फर्क क्या है सर? एग्जेम्पशन मेथड मतलब क्या? तो यूएस में अगर टैक्स भर के आ गया तो तेरे को इंडिया पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो अगर यूएस में टैक्स भर के आ गया तो तेरे को इंडिया में टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और टैक्स क्रेडिट मेथड का मतलब क्या है? कि तू यूएस में टैक्स भर दे और इंडिया में मैं तेरे को क्या दे दूंगा? उसका क्रेडिट दे दूंगा। मतलब मान ले यूएस में तूने 20 रुपए का टैक्स भरा और इंडिया में तेरा टोटल टैक्स कितना आ रहा है? 100 रुपए आ रहा है, तो उसमें ये 20 रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा और 80 रुपए तेरे को भरना पड़ेगा। दोनों भी सही है सर, या तो एग्जेम्पशन मेथड या टैक्स क्रेडिट मेथड। मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली एग्जेम्पशन मेथड यूज इतना नहीं होता है, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। और ये तो तब हो गया सर, ये तो तब हो गया जब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, जो बाइलैटरल रिलीफ होता है कि दोनों कंट्रीज रिलीफ दे रहे हैं। पर दूसरी तरफ होता है सर यूनिलैटरल रिलीफ। यूनिलैटरल रिलीफ में क्या आता है राजा? कि एक ही कंट्री आपको सपोर्ट दे रही है और वो एक कंट्री कौन है? यूजुअली आपकी कंट्री ऑफ रेसिडेंस होती है। जैसे कि आप इंडिया यूएस में जाके कमा के आए, मान लो अगर इंडिया और यूएस के बीच में डीटीडब्ल्यूए नहीं है, तो क्या होगा सर? इंडिया बोलेगा चल कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तू वहां पे टैक्स भर के आ जा, मैं तेरे को इंडिया में रिलीफ दे दूंगा। और इंडिया में कितना रिलीफ दूंगा वो अपन लोग देखेंगे। सर जब आप बाइलैटरल रिलीफ की बात करते हो ना, तो यूजुअली बाइलैटरल रिलीफ के लिए एक सेक्शन आता है, वो है आपका सेक्शन 90। और यूनिलैटरल रिलीफ के लिए आ जाता है आपका एक सेक्शन जिसका नाम है सेक्शन नंबर 91। सर ये दो ही सेक्शन में मेजरली आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, उसके अलावा इस चैप्टर में कोई भी दम नहीं है। सर उसके बाद शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं सेक्शन नंबर 90 का इंट्रोडक्शन। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सर सेक्शन नंबर 90 बात करता है अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग कॉल्ड एज अग्रीमेंट। सेक्शन नंबर 90 कब बनता है? जब सेक्शन नंबर 90 लगता है जब आपकी बाहर वाली कंट्री के साथ कोई अग्रीमेंट है। सर इंडिया का ना 100 से भी ज्यादा कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट है कि मैं तेरे बंदे का टैक्स नहीं लूंगा, तू मेरे बंदे का टैक्स मत लेना, या अगर हम टैक्स लेंगे एक दूसरे के बंदे का तो हम आपको क्रेडिट दे देंगे। इस तरह का दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। दोस्तों मैं आप लोगों को आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं। कॉन्सेप्ट रिवाइज करना इज नॉट अ नेचुरल पार्ट ऑफ दिस बैच, बट बिकॉज आई एम डूइंग इट आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू बी वेरी एक्टिव अलोंग विद मी। तुम अगर ऐसा बैठोगे कि भाई हाँ बोल, मेरे को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, भैया डीटी एक दिन में फिर नहीं रिवाइज होने वाला, 1.5-2 दिन में। आपको अगर डीटी अपने कंट्रोल में लेके रिवाइज करना है, आपको मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो सेक्शन नंबर 90 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 90 बात करता है आपके डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में। मेरी बात ध्यान से सुनना। सर मैं इंडिया और यूएस, मेरे को बताओ इंडिया और यूएस के बीच में अग्रीमेंट क्यों बनेगा? आपको लगता है सिर्फ डबल टैक्स अवॉइड करने के लिए? नहीं सर, इंडिया और यूएस के बीच में 4 कारण से अग्रीमेंट बन सकता है। सबसे पहला कारण फॉर ग्रांटिंग रिलीफ।
ग्रांटिंग रिलीफ मतलब क्या? अगर यूएस में टैक्स लग गया तो इंडिया में माफ कर देंगे, या इंडिया में टैक्स लग गया तो यूएस में माफ कर देंगे, तो रिलीफ ग्रांट करने के लिए बनता है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, मतलब रिलीफ तो छोड़ो, हम डबल टैक्सेशन ही अवॉइड कर देंगे। कैसे? तूने टैक्स लिया मैं नहीं लूंगा, मैंने टैक्स लिया तू मत लेना, तो या तो रिलीफ ग्रांट करने के लिए या टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए, टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए। तीसरा फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन ना हो उसके लिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए भी अग्रीमेंट बन सकता है, जहां आप कोई डबल टैक्सेशन नहीं अवॉइड कर रहे हो, आप दोस्त बोल रहे हो मैं कुछ मांगूंगा तो तू दे देना, तू कुछ मांगेगा तो मैं दे दूंगा, ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। और चौथा रिकवरी ऑफ टैक्सेस, जैसे कि मान लो अभी विजय माल्या यूके में जाके बैठ गया, अगर इंडिया और यूके का डीटीडब्ल्यू है तो उस केस में हम विजय माल्या से वहां पे टैक्स रिकवर करवा सकते हैं। ये चार चीजों के लिए आपका डीटीडब्ल्यू बनता है सर। पहला फॉर ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ, फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फॉर रिकवरी ऑफ टैक्सेस। अगर आपको फुल लैंग्वेज पढ़ना है तो ऊपर लिखा है, शॉर्ट लैंग्वेज पढ़ना है तो नीचे लिखा है। दोस्तों मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस तो करने भूल ही गया, ये मिलो हमारे अल्टीमेट सोल्यूशन से, ये मिलो हमारे अल्टीमेट सोल्यूशन से जो पूरे 300 पेज में आपके डायरेक्ट टैक्स को समराइज करते हैं। सर इसकी खूबी क्या है? मेरे पास तो बाकी फैकल्टीज का बुक है वो भी अच्छा है, खूबी इसकी ये है कि ये समरी बुक भी यही है और आपका फुल बुक भी यही है। इसमें आप बेरैक का लैंग्वेज चाहो तो वो भी मिल जाएगा, अगर आप समरी चाहो तो वो भी मिल जाएगा। ये आपके पहले दिन भी काम आ जाएगा, ये आपके आखिरी दिन भी काम आ जाएगा। तो ये अल्टीमेट सोल्यूशन है सर, जिनको पता उनको पता, जिनको नहीं पता उनको मैं भिजवा दूंगा। ठीक है, मेरी बात सुनो सर, मैंने क्या कहा, ये आप लोगों का चार रीजन हो गया जिसकी वजह से आपका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बनता है। अब दोस्तों उसके बाद आगे सर ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप हर क्वेश्चन में लिखोगे। दोस्तों क्या लिखा है, मेरी बात इधर ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं, मैं वो लौंडा हूं जो तेरे साथ पढ़ता हूं। मेरी बात सुनो सर, मैंने क्या कहा, आपका डीटीडब्ल्यू और इनकम टैक्स एक्ट में से कौन प्रिवेल करेगा सर? कौन प्रिवेल करेगा? आपको याद होगा डीटीडब्ल्यू और इनकम टैक्स एक्ट, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, मतलब एक पर्सन को डीटीडब्ल्यू लगता है पर उसको इनकम टैक्स एक्ट तभी लगेगा अगर इनकम टैक्स के एक्ट के प्रोविजन उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो लॉ में क्या लिखा है सर? लॉ में लिखा है प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शेल अप्लाई ओनली टू द एक्सटेंट इट इज मोर बेनिफिशियल टू द असेसी टू हुम डीटीडब्ल्यू अप्लाइज। ये लाइन आप कम से कम अपने क्वेश्चन बैंक में 10 बार पढ़ोगे। पर दोस्तों एक बात याद रखना, गार जो है ना, इट विल प्रिवेल अप्लाई इवन इफ इट इज नॉट बेनिफिशियल टू हिम, मतलब सर गार प्रिवेल्स ओवर डीटीडब्ल्यू, मतलब क्या गार डीटीडब्ल्यू से बड़ा हो गया। गार क्या है? गार क्या है? जो लोग 1.5x की स्पीड पे देख रहे हो, तुम लोग 2x पे देख रहे हो, तुम लोग स्लो कर लो भाई, तुमको गलत सुनाई देगा। गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। सर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल क्या कहता है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल ये कहता है, जाने दो वो उसका अलग से रिवीजन करेंगे, पर गार जो है वो डीटीडब्ल्यू को प्रिवेल करता है। अब दोस्तों मेरे को बताओ, डीटीडब्ल्यू पढ़ा है, उसमें कुछ शब्द है जिसके मतलब नहीं पता, कहां ढूंढोगे भैया? देख अगर डीटीडब्ल्यू में लिखा है तो वही मतलब है जो डीटीडब्ल्यू में लिखा है। डीटीडब्ल्यू का एक क्लॉज होता है, आर्टिकल होता है जहां पे पूरे डेफिनेशन होते हैं, तो वही डेफिनेशन ले लो। पर अगर वहां नहीं लिखा है तो आप इनकम टैक्स एक्ट में आ जाओ। एग्जांपल, इंडिया और यूएस के बीच में क्या बना? इंडिया और यूएस के बीच में बना एक अग्रीमेंट जिसमें लिखा है वर्ड कंपनी, डीटीडब्ल्यू में नहीं डिफाइंड है तो तुम एक्ट में आ जाना। पर सर अगर एक्ट में भी नहीं डिफाइंड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? नोटिफाई करेगा। और जब से सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, जब से नहीं, जब से आपका अग्रीमेंट बना है ना, तब से ये डेफिनेशन रेलेवेंट है ऐसा माना जाएगा। क्या मतलब सर? अगर आपका अग्रीमेंट बना 1 अप्रैल 2004 को और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया 1 अप्रैल 2010 को, किस चीज का मतलब? कंपनी का मतलब। तो उस केस में कंपनी का मतलब यही है, 2004 से ऐसा माना जाएगा, ऐसा नहीं 2010 से, शुरू से यही मतलब है ऐसा माना जाएगा, ऐसा यहां पे लॉ में लिखा हुआ है सर। कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम इररिलेवेंट सी बात है, पर इंपॉर्टेंट बात यह है सर, ये भी आपको बार बार पेपर में लिखना पड़ेगा। अब दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रीटी शॉपिंग का। ट्रीटी शॉपिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है सर? अगर एक यूएस की कंपनी है और यूएस की कंपनी को क्या लग रहा है, अगर सर एक यूएस की कंपनी है और यूएस की कंपनी जब इंडिया के साथ डील कर रही है ना, उसको लग रहा है भाई मेरे को तो 25% का टैक्स लग जाएगा, वही आप कहां पे जाकर के डील करोगे? मान लो सिंगापुर, स्पेशली सिंगापुर में चले जाओगे तो क्या होगा? आपको मान लो 10% का टैक्स लगेगा। ये मान लो यूके है और यूके की कंपनी को 25% लग रहा है, सिंगापुर वाली कंपनी को 10% लग रहा है, तो यूके की कंपनी क्या करेगी? अपने आप को सिंगापुर में एक इंकॉर्पोरेट कर लेगी और बोलेगी अब मैं सिंगापुर से रह करके इंडिया के साथ डील करूंगी ताकि 10% का टैक्स लगे। पर सर ये चीज जो है ना, जहां पे आप क्या कर रहे हो, यहां पे आप ट्रीटी शॉपिंग कर रहे हो कि कौन सी वाली ट्रीटी में जाना अच्छा है, तो लॉ ने कहा भैया ट्रीटी शॉपिंग बंद कर, तू यहां पे इस तरीके से काम नहीं कर सकता। तो इसको रोकेंगे कैसे सर? इनको रोकने के लिए इन्होंने क्या बनाया सर? इन्होंने कॉन्सेप्ट लाया टीआरसी का, टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट का। मतलब अगर एक कंपनी सिंगापुर में आकर के इंडिया और सिंगापुर के बीच के ट्रीटी का बेनिफिट उठा रही है, तो लॉ ने बोला कि इस कंपनी को जाना पड़ेगा सिंगापुर गवर्नमेंट के पास और वहां से लेना पड़ेगा टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट।
रेसिडेंसी सर्टिफिकेट जब आप इंडिया में प्रेजेंट करोगे तभी आपको इस ट्रीटी का 10% का बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तभी आपको इस ट्रीटी के 10% का बेनिफिट मिलेगा। और सर अगर आपने गार का प्रोविजन पढ़ा होगा, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, नहीं पढ़ा होगा तो टेंशन मतलब, भाई आया है सब करा के जाएगा। तुमने अगर गार का प्रोविजन सुना भी होगा, तुम अगर इस तरह की टैक्स चोरी करोगे ना कि यूके से हट उठ के सिंगापुर में आ जाओगे, तो सर गार का प्रोविजन आपके इनकम टैक्स अथॉरिटी को पावर देता है कि तू उसको सिंगापुर का नहीं, तू उसको यूके का ही मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तू टैक्स कितने पे लगा दे, 25% पे लगा दे। बट कमिंग बैक, सर ट्रीटी शॉपिंग क्या होती है, जहां पे आप सिंगापुर में अपनी कंपनी खोल लिए जस्ट फॉर वन रीजन, टू रिड्यूस द टैक्सेस। तो उस केस में लॉ ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट तेरे को सरकार से लेके देना पड़ेगा। तो सर इससे क्या होगा, इससे गवर्नमेंट, सिंगापुर गवर्नमेंट आपको शायद ना दे ये सर्टिफिकेट। तो यहां पे क्या लिखा है सर, एन असेसी हु इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर इंडिया और यूएस के बीच में अग्रीमेंट है, तो असेसी जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, यूएस का है शायद, और इसीलिए डीटीडब्ल्यू का फायदा उठा रहे, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिलीफ अनलेस अ टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। उस कंट्री के गवर्नमेंट से मिला है। पर दोस्तों इसमें ना 5 चीजें और अटैच करनी पड़ेगी आपको। सीबीडीटी ने प्रेस्क्राइब किया है कि टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट के साथ 5 चीजें और देना। राजा सुन रहा है ना तू? पक्का? सर चैट में फटाफट टीआरसी टीआरसी लिखो भैया। जो लोग सुन रहे हो ना थोड़े पार्टिसिपेट करो, या तो अपने नोट्स में लिख के या फिर मेरे चैट पे लिख के, और ऐसे खाली मत बैठे रहो वरना तुम खो जाओगे। सर खोना सबसे आसान काम है हमारी पढ़ाई का। ठीक है, अब मेरी बात सुनो सर। मैंने क्या कहा, अगर आप बात करोगे तो सर स्टेटस, स्टेटस आपको क्या क्या और डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपका स्टेटस मतलब क्या सर, आप इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, एओपी बीओआई फॉर्म क्या हो वो बताओ। दूसरा नेशनैलिटी, फॉर इंडिविजुअल्स अगर हो तो नेशनैलिटी बताओ, और अगर कंट्री, अगर कोई और कंपनी वगैरह है तो इन कॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन वाला कंट्री बताओ, ये आपको बताना पड़ेगा। तीसरा सर आपको आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर बताना पड़ेगा, जैसे इंडिया में पैन होता है वहां पे जो भी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो बताओ। चौथा तुम बताओ पीरियड जिसके लिए ऊपर वाला रेसिडेंशियल स्टेटस वैलिड है, पीरियड फॉर विच द अबव रेसिडेंशियल स्टेटस इज एप्लीकेबल। और पांचवा आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, जहां पे भी आप हो वहां का एड्रेस। ये 5 चीजें आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा सर। पहला हो गया स्टेटस, नेशनैलिटी, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, पीरियड एंड एड्रेस। हम लोग कहते हैं स्टेटस, सर एक बार क्वेश्चन में आया है ना, स्टेटस, नेशनैलिटी, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, पीरियड फॉर विच रेसिडेंशियल स्टेटस इज वैलिड, एड्रेस फॉर विच द टैक्स रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इज वैलिड। सर ये 5 चीजें अटैच करके दोगे, और सर सबसे बेहतरीन एग्जांपल, सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, मेरी बात ध्यान से सुनना सर। इंडिया और यूएस के बीच में डीटीडब्ल्यू हुआ, इंडिया और यूएस के बीच में डीटीडब्ल्यू हुआ, जिसमें यह लिखा गया कि यूएस और इंडिया के डीटीडब्ल्यू में लिखा गया कि यूएस ने लिखा कि हमारी जो कंपनी है वो जब इंडिया में आके काम करेगी तो तुम उसको फॉरेन कंपनी बोल करके लेस फेवरेबल रेट्स नहीं लगाओगे, लेस फेवरेबल प्रोविजंस नहीं बनाओगे। मतलब क्या, अगर डोमेस्टिक कंपनी के लिए 30% लगाते हो तो तुम हमारी कंपनी को बाहर की बोल के 40% मत लगाना। पर सर हम तो ये करते हैं। तो हमने क्या किया पता है, इस डीटीडब्ल्यू को काउंटर करने के लिए हमने अपने सेक्शन नंबर 90 में एक एक्सप्लेनेशन डाल दिया, और हमने साफ साफ बोल दिया कि जब हम फॉरेन कंपनी से टैक्स रेट 40% लेते हैं ना, जबकि हम डोमेस्टिक कंपनी से 35%, 25% लेते हैं, तो उसको हम लेस फेवरेबल नहीं मानते। हम उसको लेस फेवरेबल नहीं मानते। सर हमने क्या बोला, हम तो लेस फेवरेबल नहीं मानते। जब तक गलती मानोगे नहीं, जब तक चोरी मानोगे नहीं, तब तक चोर कोई बोलने क्या ही फर्क पड़ता है। तुमने तो चोरी नहीं मानी, हमने बोल दिया भाई ये कोई लेस फेवरेबल टर्म्स नहीं है, हम फॉरेन कंपनी को ज्यादा टैक्स रेट लगाएंगे और तुमको देना पड़ेगा। सर इस पे आईसीआई मॉड्यूल का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या लिखा है, इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट, हमने बोला ओपिनियन नहीं, हम डिक्लेयर कर रहे हैं टैक्स ऑन फॉरेन कंपनी एट अ रेट हायर देन द रेट ऑफ डोमेस्टिक कंपनी शैल नॉट बी रिगार्डेड एज लेस फेवरेबल चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फॉरेन कंपनी। हमारे यहां आना है तो हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद एक केस लॉ का रेफरेंस है जो आज के डेट में प्रैक्टिकली इररेलेवेंट है, पर फिर भी आईसीआई मॉड्यूल इसको बहुत बार बार यूज कर रहा है, तो आपको लिखना पड़ सकता है। क्या केस लॉ है, सीआईटी वर्सेस पीवीएएल कुलंग चेतियाल। ये पुराने जमाने में लोग नाम क्या रखते थे भाई, केसी केसी रख लेता अपना नाम, क्या लिखा है सर, सीआईटी वर्सेस पीवीएएल, समझ रहे हो, कुलंदगन कुलंदगन चेतियार। सर ये एक नाम है, ये याद करना पड़ेगा अपने को। सीआईटी वर्सेस पीवीएएल कुलंदगन चेतियार, इसमें क्या लिखा गया था कि अगर डीटीडब्ल्यू और इनकम टैक्स एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट है
डीटीडब्ल्यू और इनकम टैक्स एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, तो जो दोनों में से जो ज्यादा बेनिफिशियल है ना, दैट विल प्रिवेल। ये सेम चीज अभी सेक्शन 90 में साफ साफ लिखी है, तो फिर भी इनकम आपका कंपनी आपका जो आईसीआई मॉड्यूल है वो इसका रेफरेंस देता है, तो भैया हमको भी लिखना पड़ेगा इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डीटीडब्ल्यू एंड द एक्ट, प्रोविजन ऑफ डीटीडब्ल्यू और एक्ट विच एवर इज मोर बेनिफिशियल विल प्रिवेल। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, मेरे को एक बात बताओ सर, मोर बेनिफिशियल बोल रहे हो, अगर डीटीडब्ल्यू में लिखा है 20%, तो आपके इनकम टैक्स में लिखा है 30% टैक्स लगेगा, मेरे को बताओ कौन सा प्रिवेल करेगा? जरा बताना जल्दी, फटाफट चैट में जल्दी बताओ कौन सा प्रिवेल करेगा? ऑफकोर्स सर, मोर बेनिफिशियल डीटीडब्ल्यू है, तो डीटीडब्ल्यू प्रिवेल करेगा। सर अभी मान लो डीटीडब्ल्यू में लिखा है 19% और आपका इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है 18%, तो मेरे को बताना कौन सा प्रिवेल करेगा? सर मेरे को जरा बताना कौन सा प्रिवेल करेगा। चलो इसको 29 और 28 कर लो, तो मेरे को बताना कौन सा प्रिवेल करेगा सर। सर अब यहां पे समझना, डीटीडब्ल्यू प्रिवेल कर जाएगा, क्यों पता है? डीटीडब्ल्यू के ऊपर आपको सेस नहीं लगेगा, लेकिन यहां पे इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर आपको सरचार्ज सेस जो भी लगना है वो लग जाएगा, तो इसलिए आप ना इंटू 1.04 करके देखोगे। जब भी आप इनकम टैक्स एक्ट का रेट्स देखोगे, आप उसमें सेस ऐड करके देखोगे, तब जाके आपको समझ आएगा। तो सर यहां पे क्या लिखा है? इफ डीटीडब्ल्यू रेट्स आर एप्लीकेबल सच रेट शेल नॉट बी इंक्रीज बाय द सरचार्ज और सेस, उसमें ऑल इंक्लूसिव रेट लिखा हुआ होगा। सर समझे क्या तुम मेरी बात? डिड यू अंडरस्टैंड? ये सर अब आगे बढ़ते हैं, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। 90 ये तो छोड़ दो भैया, 91 में आ जाओ। सर 91 वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से क्वेश्चन आएगा, और एक्चुअल में ये आखिरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर इस चैप्टर का। क्या लिखा है सर, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये 4 पॉइंट जो ऊपर लिखे हैं ना, 4 पॉइंट, ये आपको अपने एग्जाम में लिख के आने हैं। यूनिलैटरल रिलीफ मतलब क्या सर? यूएस में आपने पैसा कमाया, इंडिया में आपका, इंडिया और यूएस का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है। इंडिया आपके लिए क्या करके देगा? इंडिया आपके लिए सेक्शन 91 में यूनिलैटरल रिलीफ देगा। कैसे? सुनना, कुछ कंडीशंस है हमारे, कुछ शर्त है। सबसे पहला, इफ एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो इंडिया का रेसिडेंट है, प्रूव्स दैट एनी इनकम विच इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया। सर आपका इनकम इंडिया के बाहर से आया है, दैट इनकम इज नॉट अक्रूड इन इंडिया। इंडिया में अक्रूड है ना, 1 रुपया का रिलीफ नहीं देंगे। इट इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया एंड इट इज टैक्सेबल इन दैट कंट्री, और आपने उस पर टैक्स भरा है, आपने उस कंट्री पे टैक्स भरा है, और उसके साथ हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है। उस कंट्री में आपने टैक्स भरा है, कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है। सर ये चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगे ना, तब जाके आपको यूनिलैटरल रिलीफ मिलेगा। क्या कहा सर मैंने? सर मेरी बात समझना, क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा कि अगर आप रेसिडेंट हो, आपकी एक इनकम है जो आउटसाइड इंडिया अक्रू हुई है, उस पे आपको वहां पे टैक्स लगता है, और आपने उस पर टैक्स भरा है, आपने उस पर क्या किया है? टैक्स भरा है। तो उस केस में अगर आपका टैक्स भरा है और उस कंट्री के साथ हमारा कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में सर ये 4 पॉइंट आपको लिखने ही पड़ेंगे। पहला, आप इंडिया के रेसिडेंट हो, वो इनकम जो है इट इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया, इट इज नॉट डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, इट इज सब्जेक्ट टू टैक्स एंड यू हैव पेड टैक्स ऑन सच इनकम। एंड फोर्थ, देयर इज नो डीटीडब्ल्यू विद सच कंट्री। अगर डीटीडब्ल्यू होता तो सेक्शन 90 लग जाता। अगर ये 4 कंडीशन मीट हो जाए तो आपको रिलीफ मिलेगा। ये रिलीफ होता है अंडर सेक्शन 91। कितना रिलीफ मिलेगा सर? रिलीफ के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा डीटीआई। क्या होता है सर डीटीआई? डबली टैक्स इनकम, कि कौन सी इनकम है जिसमें इंडिया के बाहर भी टैक्स लग रहा है और इंडिया पे भी टैक्स लग रहा है। सर मैं आपको यहाँ पे थियोरिटिकली इसको बहुत ज्यादा समझा सकता हूं, बट वो छोड़ के अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, उसमें समझेंगे। तो सर जो भी आपकी इनकम वहां पे भी टैक्स लग रही है, यहां पे भी टैक्स लग रही है, लॉजिकली सोचोगे तो बैठ जाएगा दैट इनटू, आप सर अपना इंडियन टैक्स रेट निकालो और आप अपना फॉरेन टैक्स रेट निकालो। इंडियन टैक्स रेट और फॉरेन टैक्स रेट निकालो, विच एवर इज लोअर जो रहेगा ना, वो आप क्या करोगे? रिलीफ दे दोगे। मतलब मान लो अगर 1 लाख रुपए पे आपका डबली टैक्स इनकम है, मान लो इंडियन टैक्स रेट 10% है और 15% फॉरेन टैक्स रेट है, तो आप क्या करोगे? विच एवर इज लोअर क्या आया? 10%, 10% इंटू 1 लाख, यानी कि आप 10,000 रुपए का रिलीफ दे दोगे अंडर सेक्शन 91। सर यहां पे इंडिया और यूएस की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इंडिया बस आपके लिए इसलिए कर रहा है क्योंकि आप इंडिया के रेसिडेंट हो, और एहसान नहीं कर रहा है भाई, तू मेरी बाहर वाली इनकम पे टैक्स ले रहा है तो तेरे को रिलीफ देना पड़ेगा, तू कोई एहसान नहीं कर रहा है मेरे पे। तो सर इसलिए आपको क्या मिलता है? नहीं भाई एहसान ही कर रहा है, बोलो नहीं करता तो क्या ही उखाड़ लेते, बढ़ते चुपचाप, देश छोड़ के थोड़ी चले जाते। तो एहसान ही कर रहा है भाई, एहसान ही कर रहा है। अब मेरी बात सुनो सर, आगे बढ़ता हूं मैं। सर ये रिलीफ फ्रॉम पाकिस्तान वाला पॉइंट आईसीए मॉड्यूल में दिया है पर कोई रेलेवेंस नहीं है। मेरी बात सुनना, यहां पे आपका चैप्टर मेजरली खत्म हो जाता है। एक दो और बातें हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना।
प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। क्या लिखा है सर? यहां पे लिखा है फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बारे में। प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या है? आपके आईसीआई मॉड्यूल में इन्होंने लिखा है कि आप जाकर के रूल 128 को रेफर करो, और रूल 128 आपके एनेक्सर्स में दिए हुए हैं, वहां से उठा के मैंने कुछ पॉइंट्स डाले हैं। जितना इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर सबसे पहला मेरे को बताओ, फॉरेन टैक्स क्रेडिट किसको मिलता है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट मतलब जो बाहर भरा हुआ टैक्स है उसका इंडिया में क्रेडिट। सर एक रेसिडेंट को मिलता है फॉरेन टैक्स क्रेडिट इन विच सच इनकम इज ऑफर्ड टू टैक्स। सर किस साल क्रेडिट मिलेगा पता है? जिस साल तुम इनकम टैक्स के लिए ऑफर करोगे। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं सर, अगर आपने प्रीवियस ईयर 22-23 में एक इनकम कमाई 100 करोड़ की, कहां पे? यूएस में, और उस पे टैक्स तुमने इंडिया में प्रीवियस ईयर 24-25 में दिया। क्यों सर? किसी भी कारण से, डीटीडब्ल्यू के कारण से, और आप इंडिया में इस साल ऑफर कर रहे हो ना, तो इसी साल आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अच्छा कि ये बता दिए सर, नहीं तो हम तो कुछ और ही करते थे। लॉजिकल है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर सर यहां पे आगे क्या लिखा है, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जो आपको समझनी पड़ेगी। क्या सर? कि जब आपका फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपको मिल रहा है, सर मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने यूएस में $10,000 का टैक्स भर दिया और इंडिया में मैं इसका क्रेडिट लेने आया, तो क्रेडिट तो डॉलर में नहीं मिलेगा, क्रेडिट तो किस में मिलेगा? रुपीज में मिलेगा। अब मेरे को बताओ सर, रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या रेट क्या लूंगा? सर अगर फर्ज करो मैंने टैक्स भरा है 10 दिसंबर 2024 को, 10 दिसंबर 2024 को, तो ये $10,000 को कन्वर्ट करने के लिए मैं रेट क्या लूंगा? इसके लिए सिर्फ हम रूल 128 रेफर करते हैं। सर कुछ आइडिया है? एक तुक्का मारो। अभी मैं आपको बोलूं, मेरे पास 1 अप्रैल 2024 का रेट है, मेरे पास 30th नवंबर 2024 का रेट है, 30th नवंबर 2024। अगर मैं कहूं मेरे पास 10 दिसंबर 2024 का रेट है, और मेरे पास 31 मार्च 2024 का रेट है, 2025 का रेट है, तो बताओ सर कौन सा रेट लूंगा मैं फॉर दिस कन्वर्शन? इसका मारो ना, ABCD MCQ भैया, बोलो सर। हाँ जी बोलो बोलो। सर ये यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका रेट क्या होगा? चलो तुम एक बार मेरे को ये पढ़ के बता दो। फॉरेन टैक्स क्रेडिट शेल बी डिटरमाइंड बाय कन्वर्जन ऑफ द करेंसी ऑफ पेमेंट एट TTBR ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ इन विच टैक्स इज पेड। जिस महीने आपने टैक्स पे किया उसके इमीडिएटली पहले महीने के आखिरी दिन पे जो रेट है वो रेट लेना पड़ेगा। यानी कि क्या रेट लोगे सर? ये हो गया आपका 30th नवंबर। 10 दिसंबर के पहले महीना कौन सा था? नवंबर। नवंबर का लास्ट क्या था? 30th नवंबर। तो आप वो वाला रेट लोगे। सर इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर अगर मैंने टैक्स भरा है 10 दिसंबर 2024 को, कितने का टैक्स भरा है? $10,000। अब सर जब मैं प्रीवियस ईयर 24-25 का रिटर्न भर रहा हूं, तो मेरे को मान लो ये $10,000 का क्रेडिट लेना है। क्रेडिट तो मैं रुपीज में लूंगा, तो इसको मेरे को रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए रेट क्या लूंगा सर? अलग अलग रेट है। तो लॉ ने बोला जिस साल पे किया ना, जिस महीने पे किया, उस पिछले महीने के लास्ट वाले डेट में, पिछले महीने के लास्ट वाले डेट में, पिछला महीना क्या है सर? नवंबर, और लास्ट डेट क्या है? 30th नवंबर 2024 का रेट लेके कन्वर्ट कर देना। ये रूल 128 है, ये आपके भयंकर काम आएगा सर। एक क्वेश्चन आया था सर नवंबर 2022 में, आतंक मचा दिया था इन्होंने रेट्स को लेकर के। मतलब तुम्हारी पूरी मेहनत की मोह मोह हो जाएगी अगर तुम उसको ढंग से प्रोविजन को आंसर नहीं कर पाओगे। सर ये हो गया। इसके अलावा सर एक कॉन्सेप्ट है, मेरी बात सुनो, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको कभी एग्जाम में आ सकता है, आज तक नहीं आया पर कभी आ सकता है। क्या है? कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉसेस के बारे में। सर आपने कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस सुना है? ये सर मैं आपको एक चीज डिस्क्लेमर दे दूं, आईसीआई मॉड्यूल के बाहर मैं जाता ही नहीं हूं, मेरे को आता ही नहीं आईसीआई मॉड्यूल के बाहर। सर क्या कहा मैंने? कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉसेस। सर कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉसेस क्या होता है आपको पता है? दोस्तों इंडिया में कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस का कॉन्सेप्ट चलता है। मतलब क्या? इस साल अगर तुमने 10 लाख लॉस किया और अगले साल तुम्हारी 20 लाख की इनकम है, तो उसके सामने तुम सेट ऑफ कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसमें होगा क्या कि इस साल तो तेरा लॉस हो गया, कुछ नहीं, अगले साल तेरा टैक्स जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। पर सर यूएस जैसे कंट्रीज में ना, जो डेवलप्ड नेशन होते हैं, वहां पे सर कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉस चलता है। मतलब क्या? मान लो सर इस साल मेरा 20 लाख का प्रॉफिट है, इस पे मैंने टैक्स भर दिया, और अगले साल मेरा 10 लाख का लॉस हो गया, तो सर ये लॉस जो है ये मैं पिछले साल के प्रॉफिट से एडजस्ट करके इस टैक्स का रिफंड मांग सकता हूं। क्या बोल रहे हो भाई? इसको कहते हैं कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉस। हमने क्लास में बहुत डिटेल में समझा था राजा। आपके क्वेश्चन में अभी तक ये नहीं आया, पर कॉन्सेप्ट में आ सकता है, क्योंकि आपके आईसीआई मॉड्यूल में दिया हुआ है। कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉस क्या होता है सर? हम अगले साल तक क्यों वेट करें?
कि अगले साल प्रॉफिट होएगा, उसमें सेट ऑफ करेंगे, टैक्स कम भरेंगे। तो मैं पिछले साल टैक्स भरा था ना, वो वापस कर मेरे को। ये सिर्फ डेवलप्ड नेशन कर सकती है। तो डेवलप्ड नेशन क्या करती है? कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉस। पिछले साल अगर तूने 20 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स भरा था, इस साल तेरा 10 लाख का लॉस हो गया, तो तू 10 लाख के लॉस को बैकवर्ड सेट ऑफ कर दे और तू अपने टैक्स का रिफंड मांग ले, कल का कल देखेंगे। पर पहले जो हो चुका है उसमें से एडजस्ट कर सकता है। सर ये कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉसेस है। सर अगर आपका कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉसेस हुआ, प्रॉब्लम क्या होगी समझना। मान लो सर यूएस में आपने 20 लाख कमाया था और इस साल 10 लाख का लॉस हो गया, पर ये जो 20 लाख कमाया था इस पे आपने मान लो 2 लाख का टैक्स भर दिया, और 2 लाख का टैक्स इंडिया में आके आपने फॉरेन टैक्स क्रेडिट ले लिया। आपने इंडिया में आके फॉरेन टैक्स क्रेडिट ले लिया, और कल को सर अगर तुमने यूएस गवर्नमेंट से रिफंड मांग लिया तो ये क्रेडिट तो नहीं बनता था। तो सर क्रेडिट में भी क्या होगा? क्रेडिट में भी एडजस्टमेंट होगा। मतलब सर क्रेडिट भी आपका उतने अमाउंट से कम होगा। सर इलस्ट्रेशन जाने दो, बस आप एक कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉसेस का एक हल्का सा कॉन्सेप्ट याद रखना। कभी लिखने के लिए काम आ गया तो बीकॉम वाला आंसर तो लिख ही लोगे ना। मान लो इतना मेन लाइन नहीं है, पर आया तो एक बार बीकॉम वाला आंसर तो लिख ही लोगे ना कि कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉसेस मतलब क्या? लॉसेस जो है पिछले साल के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो रहा है, जब भी प्रॉफिट था। नहीं है प्रॉफिट तो क्या करेगा भाई? सरकार तेरे को जेब से थोड़ी पैसा देगी। नहीं है प्रॉफिट तो रहने दे, कोई कैरी बैकवर्ड नहीं होगा। सर इसके लिए कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉसेस के लिए आपको इंडिया में एक फॉर्म नंबर 67 जमा करना पड़ता है। ये अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। सर एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का डिस्कस करने लायक है, उसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। सर वो लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका पीई, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। मेरी बात एक बार ध्यान से सुनोगे। सर आपका इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है? इनकम टैक्स एक्ट एक वर्ड यूज करता है बिजनेस कनेक्शन, कि अगर आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है तो आपकी जो भी इनकम इंडिया से हुई है वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। सर बिजनेस कनेक्शन एक बहुत ब्रॉड वर्ड है जो हम लोग सेक्शन 9 में समझते हैं। इट इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड। पर सर आपका डीटीडब्ल्यूए जो होता है ना, वो यूजुअली एक वर्ड यूज करता है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। क्या वर्ड यूज करता है? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मतलब अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया थ्रू विच बिजनेस इज कंडक्टेड। क्या है? एक फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया थ्रू विच अ बिजनेस इज कंडक्टेड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है, इस पे भी आईसीआई मॉड्यूल में क्वेश्चन है। मेरी बात ध्यान से सुनना सर, आपका इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है? अगर बिजनेस कनेक्शन होगा तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। सर बिजनेस कनेक्शन में क्या था? अगर तुम्हारा इंडिया में कोई एजेंट है तो बिजनेस कनेक्शन हो गया, तुम्हारा कुछ है तो बिजनेस कनेक्शन हो गया। बिजनेस कनेक्शन बहुत आसानी से बैठा देते थे ये लोग। सर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मतलब क्या? तुम्हारा इंडिया में एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए जिससे आप बिजनेस कर रहे हो। सर फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब क्या? अगर आप देखो जैसे कि फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब आपका ब्रांच, ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, सेल्स आउटलेट और वेयरहाउस, ये सारे आपके फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है। या फिर सर आपका कोई भी एनी अदर प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब जहां से आप नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हो। मान लो इंडिया से आकर के आप पेट्रोल निकाल के इंडिया के बाहर बेच रहे हो, तो इंडिया में आपका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है। आपका कोई माइन है, ऑयल वेल है, क्वेरी है, या फिर कोई भी प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ये सब आपका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा, आपका परफिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। इससे फर्क क्या पड़ता है सर? सर एक बात याद दिलाऊं आपको, मैंने बोला था एक्ट और डीटीडब्ल्यूए विच एवर इज मोर बेनिफिशियल विल अप्लाई टू असेसी। अब दोस्तों मान लो एक कंपनी है एबीसी एलएलसी, कहां की है सर? ये यूएस की है। अब सर इस कंपनी का अगर आप एक्ट पढ़ोगे तो सेक्शन 9 के हिसाब से बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। अरे बीसी मतलब बिजनेस कनेक्शन, बीसी मतलब मेरे भाई बिजनेस कनेक्शन। तुम कुछ और सोच रहे थे ना, तुम वही सोच रहे थे ना बिफोर क्राइस्ट। हाँ वो बिफोर क्राइस्ट नहीं है सर, बिजनेस कनेक्शन है। तो समझो तो के हिसाब से बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। तो जब आप डीटीडब्ल्यूए के हिसाब से परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट खोज रहे हो ना, तो उसका कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। तो एक्ट बोलता है बिजनेस कनेक्शन है तो इंडिया में टैक्स लगेगा। डीटीडब्ल्यूए बोलता है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। करे तो करे क्या सर? करे तो करो क्या? मोर बेनिफिशियल। मोर बेनिफिशियल ये है तो आप बिजनेस कनेक्शन के हिसाब से टैक्स नहीं लगा सकते। इसीलिए परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का डेफिनेशन बहुत जरूरी है। परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मींस एनी प्लेस, फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच बिजनेस इज कंडक्टेड इन इंडिया। सर यही चीज मैंने यहां पे लिखी है अच्छे से आपको समझा करके, आप इसको आराम से देख लेना, पर इससे ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ सर आपका डीटीडब्ल्यूए का पूरा रिवीजन खत्म होता है। चलो गाइस दैट्स इट, आई विल सी यू ऑल टुमारो। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। 11 बजे की बियॉन्ड नहीं जाएगा सेशन, मिलता हूं आपसे कल की क्लास में। अंटिल देन टेक केयर एंड दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ फॉर द डे। वीडियो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एनआर टैक्स के पूरे रिवीजन के लिए, क्वेश्चन बैंक उसके अगले सेशन में होगा। चलो गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ, बाय।